जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एजू फॉर इंडिया के प्लेटफॉर्म पर। इस क्लास में हम देखेंगे इतिहास में क्या देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो आयोग द्वारा आपका सिलेबस प्रोवाइड कराया गया था उसमें ये आपका चैप्टर था। और इस चैप्टर को हम एग्जाम के समय का जो क्विक रिवीजन है उसको हम कंप्लीट करेंगे छोटे छोटे सेशंस में। और ये क्या है, ये हैंड रिटन जो आपके नोट्स हैं उसके बेस पे ये क्लास होनी है, जिससे कि क्या होगा, आपका कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन कर सकोगे और एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि जो सिलेबस आपका आयोग ने प्रोवाइड करवाया था उसमें था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशन मूवमेंट। इसके अंतर्गत क्या क्या था कि इसमें था स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और फिर था स्वदेशी और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें क्या था कि महात्मा गांधी और अन्य नेताओं की भूमिका है। फिर अगला जो दिया है कि उसमें है क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रवाद का उदय। फिर है विधायी संशोधन और ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। फिर आता है भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज, फिर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो बस आपके जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में है वो सिर्फ इतना ही है। तो हम टू द पॉइंट फटाफट रिवीजन करेंगे आपके एग्जाम के लिए। और आज की जो ये क्लास है इसमें हम देखेंगे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, और उनको हम फैक्ट्स में कवर करेंगे। बस वही इंफॉर्मेशन शामिल है जो आपके एग्जाम में आनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशन मूवमेंट, उसमें क्या है, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष। इसमें क्या देखेंगे, इसको मुख्यतया 3 चरणों में बांटा गया है। पहला चरण जो था आपका है 1885 से 1905 तक, ये शुरू होगा 1885 ईस्वी से 1905 तक। और फिर क्या आपका आएगा कि द्वितीय चरण में क्या होगा कि ये शुरू होगा 1905 से और 1919 ईस्वी तक। फिर तीसरा चरण आपका दिया है वो है 1919 से 1947 यानी कि देश के आजाद होने तक। यानी कि ये शुरू होता है 1885 में। क्या होता है, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है और उसकी स्थापना, तो स्थापना से शुरू करेंगे और आज़ादी तक देखेंगे यानी कि 1947 तक। तो इसे आपको याद रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है तो इसमें दिया है प्रथम चरण में जो आपका देखेंगे पूर्व स्थापित क्या है, राजनीतिक संस्थाएं। यानी कि जो पहला चरण हमारा शुरू हुआ उससे कुछ पहले कुछ राजनीतिक संस्थाएं स्थापित की गई थी या शुरुआत की गई थी, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले क्या शुरू हुआ था, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। इसकी स्थापना होती है 1851 ईस्वी में। और ये क्या है कि ब्रिटेन में भारतीय जमींदारों के हितों को सरकार से अवगत कराना था, तो इसलिए ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। कब की गई, 1851 ईस्वी में की गई। फिर आगे देखते हैं, इसमें आगे आपका दिया हुआ है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 ईस्वी में होती है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी द्वारा होती है। कहाँ पर, लंदन में स्थापित होगी। और ब्रिटिश सरकार को क्या करना था, भारतीयों की समस्याओं से अवगत कराना था यानी रूबरू कराना था। और यहाँ पे देखो कितने क्वेश्चन बनते, कभी पूछ लेगा इसकी स्थापना कब हुई, तो 1866 में। किसके द्वारा की गई, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। कहाँ पर हुई, लंदन में हुई। इसका उद्देश्य क्या था, तो ये क्या था, भारतीयों की समस्याओं को ब्रिटिश गवर्नमेंट से अवगत कराना यानी कि उसको रूबरू कराना था, पहचानवाना था। फिर आगे आपका आता है कि पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना होती है 1870। ये क्या है, ईस्वी यानी कि इस ईयर में होती है। और इस संस्था ने सर्वप्रथम 1875 में क्या किया था, ब्रिटिश संसद में भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व देने की क्या उठाई, मांग उठाई थी, मांग डिमांड की थी। और इसकी स्थापना में कौन कौन शामिल था, रानडे वासुदेव, एसएससी चिपलकर जोशी, और ये 2 लोग थे। इनके नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है। ये क्या है, पूना सार्वजनिक सभा 1870। फिर आगे देखते हैं, इसमें अगला आपका जो आएगा इसके अंतर्गत दिया हुआ है इंडिया लीग। इंडिया लीग की स्थापना 1875 ईस्वी में होती है।
और इसकी स्थापना कौन करता है, तो आप नाम सुन चुके होंगे, शिशिर कुमार घोष। तो इनके द्वारा इंडिया लीग की स्थापना की जाती है। अगला आता है आपका इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब होती है? 1876 में, 1876। और फिर क्या है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इसकी स्थापना होती है या फिर स्थापित हुई। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहीं कहीं पर SN बनर्जी लिख करके आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये वही सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर SN बनर्जी साहब हैं। फिर आपका आता है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में होती है। और इसके जो आपकी स्थापना इसमें होती है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, कौन कौन योगदान करता है, तो फिरोज शाह मेहता होते हैं, बदरुद्दीन तैयब जी और KT तैलंग। ये 3 लोगों का जो होता है इसमें विशेष योगदान होता है। इसकी स्थापना में क्या है यहाँ पर, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। फिर आगे देखते हैं इसमें 1885 के बाद में 1885 से ही हमारा एक नया दौर शुरू होता है स्वतंत्रता आंदोलन में, वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी कि INC, इंडियन नेशन कांग्रेस। इसकी स्थापना कौन करता है? एक अंग्रेज अधिकारी हुए जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, जिनको आप वो ह्यूम के नाम से भी आप जानते हो। ये वही एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ही है, फुल नाम है इनका। और इनके द्वारा स्थापना कब होती है? 1885 में होती है। फिर अगला जो पॉइंट दिया है कि 1884 ईस्वी में एवो ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन, तो इसकी स्थापना की थी। और फिर क्या होता है कि 1885 में जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है, वहां पर इसका संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया जाता है। और ये किसके सुझाव पर किया जाता है या किसके द्वारा किया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी जो हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, इनके सुझाव पर इसका नाम संघ की जगह पर कांग्रेस कर दिया जाता है। और उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय की अगर बात करें तो लॉर्ड डफरिन उस समय वायसराय थे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहता है? 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी के मध्य इनका कार्यकाल रहता है, लॉर्ड डफरिन का। ये वायसराय थे। और इनका एक वाक्य है जो काफी मशहूर है और आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है, वो ये है, उन्होंने कहा था, मजाक उड़ाया था किसका? कांग्रेस का। उन्होंने कहा था कि सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, ये कांग्रेस को बोला था। तो ये कांग्रेस के बारे में इन्होंने अपना वक्तव्य दिया था। तो इसे ध्यान रखना है, ये ऑप्शन में डाल के आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है और इससे पहले पूछा जा चुका है, इसीलिए इसमें शामिल है। फिर आता है आपका कांग्रेस का पहला अधिवेशन। पहला अधिवेशन कांग्रेस का, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, ये होता है 28 दिसंबर 1885 को। जगह का नाम है, कहां पर है? बंबई में। और बंबई में किस जगह पर? यह था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। और इसके अंतर्गत 72 जो प्रतिनिधि थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, उन्होंने इसमें भाग लिया। और जिनमें अधिकांशतः यानी कि अधिकतर पत्रकार थे और वकील थे, यानी कि प्रेस वाले लोग थे और आपके वकील लोग थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता में व्योमेश चंद्र बनर्जी जी शामिल थे, मतलब उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। और इसके पहले महासचिव कौन था? तो पहले महासचिव एवो ह्यूम को बनाया गया था। इसे आपको याद ध्यान रखना है। फिर आगे देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कब हुआ? तो दूसरा अधिवेशन 1886 में होता है और ये कलकत्ता में होता है। और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी साहब करते हैं। ये आपको याद रखना है, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। फिर तीसरा अधिवेशन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इससे आपका यूपी SSS खूब अच्छे से क्वेश्चन बना चुका है इससे पहले। तो इसकी जो होती है अधिवेशन होता है जो, ये 1887 में होता है, यानी कि 1887 ईस्वी में। और ये मद्रास में होता है। ये और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के
वो कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, यानी कि बदरुद्दीन तैयबजी साहब जो थे पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के। और ये तीसरा अधिवेशन था। अब जो देखेंगे इसमें क्या देखेंगे कि चौथा अधिवेशन कब हुआ। चौथे अधिवेशन जो होता है वो इलाहाबाद में होता है। जो हमने यहाँ पे लिखा है वो सिर्फ एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, वही इसमें आपके शामिल है। और इसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूल के द्वारा की जाती है। जॉर्ज यूल इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये कांग्रेस के पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने थे। क्योंकि बाकी जो ये कंट्रीज थे ये यूरोपियन कंट्रीज थे, ये नहीं कि यूरोप के आने वाले थे, तो ये पहले यूरोपियन अध्यक्ष बने थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर एक सिद्धांत आता है सेफ्टी वॉल का सिद्धांत, यानी कि सेफ्टी वॉल्व। इसका जो सिद्धांत आता है ये किससे जुड़ा है? ये कांग्रेस की स्थापना से जुड़ा है। अब इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे कहानी है कि अंग्रेजों ने जानबूझकर एवो ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना करवाई थी। इसका मतलब ये था कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे वो क्या करते थे, अलग अलग तरीके से अपने हित, अपने अधिकार, अपनी स्वतंत्रता के लिए मांग उठाते रहते थे और अपनी आवाजें उठाते रहते थे। तो एवो ह्यूम से क्या किया, अंग्रेजों ने कहा कि कांग्रेस की एक स्थापना कर दो और ये सब उसी में इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी कि उसमें क्या हो जाएंगे, अपना शामिल हो जाएंगे और अपने मार्ग से भटक जाएंगे और हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा था, इसका सिद्धांत का नाम क्या दिया? सेफ्टी वॉल्व, कि हम लोगों की सुरक्षा रहेगी किससे? कांग्रेस से। तो ऐसा उनका मानना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर आगे देखते हैं कि कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने हिस्सा नहीं लिया था। ये हमने यहां पर इसलिए लिखा है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए हमने यहां पर क्लियर कर दिया कि नहीं लिया था, यानी कि आपका आगे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको डील कर सको। फिर है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, यहां पर लिखा है ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, और इसकी स्थापना होती है 1889 ईस्वी में, यानी कि 1889 ईस्वी में। ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना में क्या होता है कि कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से होती है, यानी कि इसका उद्देश्य ये रहा है। और कहां पर होती है? लंदन में होती है। और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? विलियम डिग्बी एक साहब एक थे, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। फिर क्या होता है, इसमें क्या कहते हैं कि कांग्रेस क्या है? एक शब्द था। कांग्रेस एक क्या है? कांग्रेस एक शब्द। तो इसकी उत्पत्ति या फिर इसका मतलब क्या होता है? तो कि कांग्रेस है, इसका मतलब होता है कि लोगों का समूह। इस शब्द की उत्पत्ति के बारे में अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी उत्पत्ति अमेरिका के इतिहास से हुई है, ये आपको याद रखना है। फिर आगे देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय संघ, इसकी स्थापना का विचार डफरिन के दिमाग की उपज थी, ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय राष्ट्रीय संघ, जिसका नाम बदल करके आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय वैसेरा और सिर्फ संघ की जगह पर क्या कर दिया गया, ये शब्द ले लिया गया, कांग्रेस कर दिया गया दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर। आगे जो आपका दिया हुआ है इसमें कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने क्या किया था, वर्ष 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन किया था। 1916 में लखनऊ में एक अधिवेशन होता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें क्या होता है कि कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता होता है। कब होता है? 1916 ईस्वी में। और ये अधिवेशन लखनऊ अधिवेशन, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार करते हैं। ये आपको ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाए कि इनके भी समझौता हो जाता है तो ये अलग कब हुए? तो एक जो आपका अधिवेशन होता है 1907 का एक अधिवेशन है, वो है सूरत का अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस जी ने की थी। वहीं पर क्या हुआ था, इनका विभाजन हुआ था, गरम दल और नरम दल अलग अलग इस तरीके से हुए। फिर 1907 में क्या हुआ, सॉरी फिर उसके बाद में 1916 में पैचअप हो गया, आपस में मिल गए, गठबंधन हो गया। और इस अधिवेशन में क्या हुआ था, यानी कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कुछ किया था। वो क्या था कि उन्होंने कहा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। यानी कि यहां से दो क्वेश्चन निकल करके आते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने
एक जो शब्द दिए थे, एक कोटेशन दिया था, वो ये था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। और ये कहाँ कहा था? ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में कहा था। फिर आगे देखते हैं, आपका जो आगे आपका कह रहा है कि 1900 ईस्वी में कर्जन ने क्या कहा था। कुछ लोगों के यहाँ पर स्टेटमेंट है, वक्तव्य है, उनको यहाँ पे शामिल कर रहे हैं, जिनसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं और आयोग के क्वेश्चन बनाने की यहाँ से प्रवृत्ति रही है। तो क्या है कि कांग्रेस क्या है, अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान ही इस पार्टी का अंत हो जाए। ये किसके कथन है? ये कर्जन का कथन है। और इसने कब कहा था? 1900 ईस्वी में ऐसा कहा था। आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम में। डफरिन ने क्या कहा था? तो डफरिन ने कहा था वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी कि कौन? कांग्रेस, जिसकी संख्या सूक्ष्म है। तो ये इन लोगों ने कांग्रेस के पर कमेंट किया है, कांग्रेस के बारे में अपनी अपनी राय रखी है। और बाल गंगाधर तिलक जी क्या कहते हैं कि यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। ये किसने कहा था? ये बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था। बंकिम चंद्र चटर्जी क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा कहा गया था। फिर है कि सर सैयद अहमद खां, इन्होंने क्या कहा कि कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही उनके द्वारा सोचा गया या फिर योजनाबद्ध किया गया था। ये ऐसा सर सैयद अहमद खां ने कहा था। तो यहां पर आपने देखा बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा, यहाँ फिर देखा कि बंकिम चंद्र चटर्जी के बारे में, फिर सर सैयद अहमद खां के बारे में। और ये सारे कमेंट किसके बारे में हैं? ये कांग्रेस के बारे में हैं। ठीक है, फिर आगे देखते हैं इसमें जो आपका दिया हुआ है, इसमें दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था, अमृतसर का अधिवेशन। ये 1909 में हुआ था। अगर आपको विजिबल नहीं तो मैं बोल रहा हूं, शायद आपको समझ में आ जाए। फिर यहां पर क्या है कि तिलक ने अंतिम रूप से इस अधिवेशन में भाग लिया था, तिलक जी ने। और ये क्या था? 1919 ईस्वी में होता है। फिर क्या है कि इसमें भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने, यानी कि इसको खत्म करने का सुझाव दिया था महात्मा गांधी जी ने। यह आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट है। फिर क्या है कि 1905 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक 21वां अधिवेशन होता है 1905 ईस्वी में। कहां पर होता है? बनारस में। और इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की जाती है। और इस अधिवेशन में क्या होगा कि पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है। ये याद रखना है, स्वीकार होता है। और बंग भंग आंदोलन या उसके यानी कि स्वदेशी आंदोलन, ये 1905 में उसी के बाद शुरू होता है। और बंगाल, ये किसके खिलाफ होता है? ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध होता है, यानी कि जो बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने किया था उसी की ये प्रतिक्रिया में होता है। फिर क्या प्रतिक्रिया मतलब जो उन्होंने एक्शन किया, तो उसका रिएक्शन हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो मतलब जो थे सेनानी थे उन लोगों ने दिया। फिर क्या है कि 1906 ईस्वी में क्या होता है? कांग्रेस का कलकत्ता का अधिवेशन होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की जाती है। और पहली बार स्वदेशी तथा बहिष्कार प्रस्ताव यहां पर क्या होता है? पारित होता है। फिर देखते हैं कि 1906 में क्या होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना होगी। जिस मुस्लिम लीग ने इतना क्या किया, रायता फैलाया, उसकी स्थापना की अगर बात करें तो वो 1906 ईस्वी में होती है। जगह का नाम पूछे किस जगह पर होती है, तो वो ढाका में होती है। और कौन कौन उसमें शामिल होता है? आगा खां और सलीमुल्लाह खां, इन लोगों के प्रतिनिधित्व में या फिर इनकी नुमाइंदगी में होती है। फिर आगे देखेंगे 1907 में होता है कांग्रेस का सूरत का अधिवेशन। सूरत के अधिवेशन में क्या होगा? इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी के द्वारा होगी। बोस सुभाष चंद्र बोस नहीं है, ये रास बिहारी बोस हैं, आपको याद रखना है। और फिर क्या होता है? इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, जिसमें नरम दल और गरम दल अलग अलग
हो जाते हैं। फिर क्या होता है कि 1917 में फिर कलकत्ता का अधिवेशन होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें एनी बेसेंट क्या होती हैं, कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई जाती हैं और ये प्रथम महिला अध्यक्ष होती हैं। किसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ये पहली महिला अध्यक्ष बनती हैं। फिर आगे क्या देखते हैं कि लॉर्ड हर्न जो विलिंगटन हैं, इनके बारे में क्या कहा गया है कि ये कांग्रेस के जो थे आपके 30वें अधिवेशन में यानी कि 1915 में इन्होंने क्या किया था, इनमें पार्टिसिपेट किया था यानी कि भाग लिया था। और 1915 ईस्वी के दौरान वह बंबई के गवर्नर थे, इसलिए वो यहां पर भाग ले पाए थे, भाग लिया था बंगाल, वहां पे बंबई के गवर्नर रहते हुए। फिर आगे देखते हैं आज इसमें कि 1924 ईस्वी में बेलगाम अधिवेशन, ये कहाँ होता है, बेलगाम में अधिवेशन होता है। और इसमें महत्वपूर्ण क्या है कि गांधी जी की अध्यक्षता में ये अधिवेशन होता है और महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार अध्यक्षता की थी, वो यही था कि 1924 में बेलगाम के अधिवेशन की अध्यक्षता। उसके बाद में उन्होंने किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की। अब जानते हैं सरोजिनी नायडू जी के बारे में। इनका क्या था कि 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। कौन सा, 40वां अधिवेशन होता है। कहां पर होता है, वो कानपुर में होता है, आपको याद रखना है। इस अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला क्या होती हैं, अध्यक्ष बनती हैं। महिला अध्यक्ष इससे पहले रह चुकी थी एनी बेसेंट, लेकिन सरोजिनी नायडू कौन सी अध्यक्ष हैं, ये भारत की पहली महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। और ये 1947 से लेकर के 1949 तक यानी कि देश आजाद होने के बाद में ये उत्तर प्रदेश की, यूपी की राज्यपाल रही थी। और ये क्या है कि अपने भारत देश की और उत्तर प्रदेश की दोनों जगह की क्या है, ये पहली महिला राज्यपाल रही, यानी कि पूरे देश में भी पहली बार महिला राज्यपाल बनी और यूपी की भी पहली महिला राज्यपाल बनी। और यूपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी, आप कमेंट करके प्लीज बताइएगा। फिर आगे देखते हैं कि कांग्रेस का जो हुआ था लाहौर का अधिवेशन। लाहौर का अधिवेशन जो होता है वो 1929 को होता है, 1929 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जाती है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये पहली बार पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया था। पूर्ण स्वाधीनता मतलब पूर्ण स्वराज की बात कही गई, सो प्रस्ताव लाया गया। फिर क्या होता है कि 1930 में, अगर 1930 की बात करें, ऐसा पहली बार हुआ कि जब कोई भी अधिवेशन इस साल कांग्रेस का नहीं हो पाया, नहीं हुआ। और फिर आता है आपका कांग्रेस का कराची का अधिवेशन, ये होता है 1931 ईस्वी में यानी कि 1931 ईस्वी में। इसमें क्या होगा कि कांग्रेस का कराची अधिवेशन में इसकी अध्यक्षता जो होगी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा की गई थी। फिर क्या होगा कि इसमें पहली बार किसानों के लिए क्या था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव लाया गया। और इसके अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण बात है कि मौलिक अधिकार प्रस्ताव इसी जो अधिवेशन था, इसी अधिवेशन में पारित किया गया। तो इसमें दो चीजें याद रखना, किसानों की आर्थिक नीति के लिए प्रस्ताव, दूसरा है आपका मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था वो यहां पर पारित किया गया था कराची अधिवेशन में। और कराची अधिवेशन कब हुआ, ये 1931 ईस्वी में हुआ था। अब देखते हैं जो कांग्रेस का फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था। फैजपुर अधिवेशन जो हुआ था ये हुआ था 1937 में। फैजपुर कहां पर है, ये महाराष्ट्र में है, ये आपको ध्यान रखना है, महाराष्ट्र में। और ये 51वां अधिवेशन था। ये होता कब है, 1937, आपको याद रखना है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसके अध्यक्ष बनते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और इसमें क्या होता है कि गांव में आयोजित होने वाला कांग्रेस का ये पहला अधिवेशन था। और क्या है कि कांग्रेस का जो था इसमें स्वर्ण जयंती अधिवेशन था ये, यानी कि इसके 50 साल पूरे हो चुके थे और ये 51वां अधिवेशन था, यानी कि स्वर्ण जयंती इन्होंने इसमें मनाई और ये गांव में पहली बार आयोजित हुआ। फिर देखते हैं जो कांग्रेस का अधिवेशन एक हुआ था, कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन होता है 1938 में यानी कि 1938 ईस्वी में। और इसकी अध्यक्षता जो है वो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा होती है।
और इसमें एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो काम होता है वो ये है कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया जाता है इस अधिवेशन में। और राष्ट्रीय योजना समिति के बारे में अगर आपको विस्तार से जानना है तो आप हमारे इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। कंपेट के लिए कंप्लीट हमने हैंड रिटन नोट्स बना करके क्लास दी है और उन्हें आप अटेंड कर सकते हैं। बिल्कुल समरी है, क्विक रिवीजन के लिए है और वहां पर इसका डिटेल भी आपको मिल जाएगा। फिर देखते हैं यहां पर कि कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन। कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन जो हुआ था वो 1939 ईस्वी में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव में क्या होता है, अध्यक्ष का पद जीत जाते हैं, लेकिन महात्मा गांधी से कुछ असहमति हो जाती, आपसी वैचारिक मतभेद के कारण क्या होता है, सुभाष चंद्र बोस जी अपना त्यागपत्र दे देते हैं, पद त्याग देते हैं। और उसके बाद में क्या कहा जाता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनने के लिए कहा जाता है, तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की जाती है। लेकिन उसके बाद में ही सुभाष चंद्र बोस जी ने क्या करते हैं, 1938 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। कौन? सुभाष चंद्र बोस साहब। फिर इसमें देखते हैं आगे आपका जो दिया है, आगे दिया हुआ है कि 1940 में क्या है, 1940 में रामगढ़ का अधिवेशन होता है, यानी कि 1940, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? मौलाना अबुल कलाम आजाद इसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस दौरान क्या होता है कि द्वितीय विश्व युद्ध इस दौरान चल रहा होता है। ये चलता है 1940 से लेकर के 1945 तक। 40 से 45 ये क्या है? ईस्वी, यानी कि आपका ईयर है, साल है। वो इसके क्या करते हैं, इस दौरान उसके कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। कौन? मौलाना अबुल कलाम आजाद। और फिर 1946 में क्या होता है, एक मेरठ का अधिवेशन होता है। ये यूपी में ही अधिवेशन होता है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इसकी अध्यक्षता आचार्य जेबी कृपलानी जी करते हैं। और क्या होता है, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा कि आजादी के समय भी ये अध्यक्ष रहे थे, यानी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको ध्यान रखना है, उस देश आजाद के समय कांग्रेस के अध्यक्ष आचार्य जेबी कृपलानी थे। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है और फिर क्वेश्चन आपका बन सकता है। फिर दिया है कि आजादी के बाद पहले अध्यक्ष के रूप में कौन बना? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आजादी के बाद में कांग्रेस के क्या हुए, अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। फिर देखते हैं इसमें कि कलकत्ता का अधिवेशन होता है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कलकत्ता के अधिवेशन में? कलकत्ता का अधिवेशन होता है 1911 ईस्वी में, यानी कि 1911 ईस्वी। फिर इसमें क्या होता है, इसकी अध्यक्षता जो है, इसकी अध्यक्षता पंडित विश्व नारायण धर करते हैं। और यहां पर 27 दिसंबर 1911 ईस्वी को सबसे पहले जनगण मन गाया जाता है या फिर गाया गया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय गान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के लायक है। राष्ट्रीय गान का जो सर्वप्रथम जो प्रकाशन हुआ था वो 1912 ईस्वी में हो पाया था। किसमें? एक तत्वबोधिनी पत्रिका छपती थी, उसमें भारत विधाता नाम से एक शीर्षक निकला था, उसके अंतर्गत इसका राष्ट्रीय गान का प्रकाशन हुआ था। और इसके रचयिता कौन थे, लिखने वाले? वो रविंद्रनाथ टैगोर थे। और ये मूलतः यानी कि जो मूल रूप से ये बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने भारतीय के राष्ट्रगान को अपनाया था या फिर स्वीकार किया था। उसके बाद में ही क्या हुआ, राष्ट्रगान क्या हो गया, हमारे देश का गान बन गया। फिर आगे देखते हैं यहाँ पर 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में क्या होता है कि पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और वंदे मातरम का उल्लेख कहां पर? ये आनंद मठ में है। ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये उपन्यास जो है बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और इसकी अगर बात करें, ये 1874 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। और 1882 ईस्वी में ये प्रकाशित हो पाया था, यानी कि पब्लिश हो पाया। फिर देखते हैं कि 1926 ईस्वी में कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहां हुआ था? पूर्वोत्तर गुवाहाटी में हुआ था। यानी कि हमारा जो पूर्वोत्तर भारत है, पूर्वोत्तर भारत यानी कि जिसको नॉर्थ ईस्ट कहते हो,
वो, तो उस वहां पर ये इसका अधिवेशन हुआ था। फिर आगे देखते हैं इसमें कांग्रेस का जो है, कांग्रेस में नरम दल के प्रमुख नेता, गरम दल के बारे में आप तो जानते हो, लेकिन नरम दल के बारे में पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? तो इसके लिए आपके जो इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये नरम दल के नेता थे। फिर आगे देखते हैं गरम दल के प्रमुख नेता कौन थे? गरम दल के प्रमुख नेता थे लाल बाल पाल। तो लाल का मतलब यहां पर है लाला लाजपत राय, और बाल का मतलब है बाल गंगाधर तिलक, और पाल का मतलब है बिपिन चंद्र पाल। फिर देखते हैं यहां पर तिलक जी के बारे में। तिलक जी ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। ठीक है। फिर तिलक जी के बारे में एक और बात देखते हैं कि तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए थे, और इसका आरंभ करने का उद्देश्य क्या था कि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जगाना। ठीक है, ये इसका उद्देश्य था। और लाला लाजपत राय के बारे में बात करें तो इटली के जो क्रांतिकारी थे, या उनको जिनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है इटली का, वो थे मैजनी। तो मैजनी की जो जीवन कथा थी, उनका जीवन वृत्त था, उसको पढ़ने के बाद में क्या हुआ, लाला लाजपत राय जी ने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था, राजनीतिक गुरु माना था। किसको? मैजनी को। ये कौन थे? इटली के क्रांतिकारी या फिर इटली के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहे जाते हैं। फिर देखते हैं वल्लभ भाई पटेल। ये क्या थे? भारतीय विस्मार्क के रूप में इनको जाना जाता है। कौन? वल्लभ भाई पटेल। सर वैलेंटाइन सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? तिलक जी को अशांति का जन्मदाता कहा था, वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु जो होती है वो 1 अगस्त 1920 को होती है, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो पूछ चुका है यूपी SSSC, वो ये है कि उनकी अर्थी को, यानी उनके जनाजे को, इसकी बाल गंगाधर तिलक के जो अर्थी थी उसको महात्मा गांधी के साथ साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने क्या था? कंधा दिया था या फिर उठाया था। ये आपको याद रखना है। आपके एग्जाम में जो पूछा गया था, ये पूछा था कि महात्मा गांधी के साथ किस मुस्लिम ने अर्थी को कंधा दिया था, तो मौलाना शौकत अली उसमें शामिल थे। आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और तिलक जी ने क्या किया था? तिलक जी ने कुछ काम किए थे, देखते हैं वो क्या है, कि गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की थी, और अप्रैल 1916 में उन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की। और एनी बेसेंट जी ने भी होम रूल लीग की स्थापना की, लेकिन कहां? सितंबर 1916 में की, और ये मद्रास में की थी। ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं कुछ समितियां जो इसके अंतर्गत आती हैं, वो है कि भारतीय सुधार समिति, इसकी जो स्थापना है 1887 यानी कि 1887 में होती है। ये दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में स्थापित होती है। इसमें क्या होगा कि उदारवादी नेताओं ने अपनी मांगे मनवाने के उद्देश्य से इसकी स्थापना कहां? ब्रिटेन में की थी। ये आपको याद रखना है। फिर देखते हैं क्या है कि ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में होती है, और जो विलियम डिग्बी इसकी अध्यक्षता करते हैं। कहां पर? जहां ये लंदन में स्थापित होती है, वहां पर। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका एक संगठन है या सोसाइटी है, वो क्या है? सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1905 ईस्वी में होती है, और एक किसके द्वारा स्थापित होती है? गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। फिर आगे देखते हैं आपका आगे दिया हुआ है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जिनको आप SN बनर्जी भी कहते हो, SN बनर्जी के नाम से भी लिखा हुआ पाते हो, तो उन्होंने क्या किया था कि बंगाली नाम की एक पत्र निकाला था, और इंडिया इन मेकिंग, ये क्या थी? पुस्तक। तो ये किससे संबंधित है? SN बनर्जी, ये इनके द्वारा लिखी गई या फिर इनके द्वारा लाई गई, यानी कि बंगाली क्या थी? एक पत्र था, और इंडिया इन मेकिंग ये पुस्तक थी, किताब थी। अब दादा भाई नौरोजी के बारे में थोड़ा जानते हैं, एग्जाम के लायक फैक्ट्स। इसमें क्या है कि दादा भाई नौरोजी क्या थे? पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे थे। ये ऐसा पहली बार हुआ था, और 3 बार क्या हुआ था? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले ये पहले व्यक्ति थे।
लाला लाजपत राय 1920 में जो स्थापित किया हुआ था, 1920 में इन्होंने स्थापित किया था क्या, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसकी स्थापना इन्होंने की थी। अब थोड़ा जानते हैं तिलक जी के बारे में। तिलक जी ने क्या किया था, केसरी, और बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया, और लाला लाजपत राय ने पंजाबी। ये 3 पत्रिकाएं थी, मतलब अलग अलग। तो ये तिलक की केसरी है पंजाब, और बिपिन चंद्र पाल की न्यू इंडिया है, और लाला लाजपत राय की पंजाबी है। तो ये पत्रिकाएं इनके द्वारा निकाली गई। इन पत्रिकाओं का मुख्य उद्देश्य था कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करना, इसके लिए ये पत्रिकाएं निकालते थे, उसमें अपने विचार प्रस्तुत करते थे। हाँ, और थोड़ा और एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो ये है कि द पीपुल और यंग इंडिया ये लाला लाजपत राय के द्वारा लिखित हैं या फिर लाई गई थी। और कुछ और महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि लाइफ डिवाइन आपका जो दिया हुआ है, लाइफ डिवाइन यहां पर देख पा रहे होगे, ये क्या है, एक पुस्तक है। ये पुस्तक अरविंद घोष के सबसे ज्यादा अच्छी अप्रिय पुस्तक है, उनके द्वारा लिखी गई थी। तो अभी आपने यहां तक देखा, ये आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण ही इंफॉर्मेशन है। और आगे के लिए आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना, जिसमें अभी आपने ये स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष कंप्लीट किया, और बाकी की क्लास में हम ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं फटाफट रिवीजन सीरीज में। और यहां तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं आपको नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए जय हिंद।